वीडियो एंड ऑडियो। फाइव के अंदर ही वीडियो का पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, फोर में नहीं था। गर्मी लग रही है बाहर से आने भी। चल तो सबसे पहले हमें एक वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप एक वीडियो अरेंज करो। वीडियो के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे वीडियो टैग, और इसको आपने क्लोज कर लेना है। यहाँ लोग डिफाइन करेंगे आप विड्थ कितना रखना चाहते हैं वीडियो का, या आप डिफ़ॉल्ट के साथ भी पहले जाके देखो कि डिफ़ॉल्ट में क्या विड्थ डिस्प्ले हो रहा है। लिखेंगे यहाँ पर सोर्स SRC वीडियो स्लैश वीडियो का नेम और उसका एक्सटेंशन। इसको शॉर्ट कर देते हैं नेम को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। दोनों दिनेश जी को देने, ठीक है। वीडियो का नेम डॉट उसका एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमें टाइप डिफाइन करना है। टाइप में आप जाकर डिफाइन करेंगे वीडियो स्लैश MP4। इतना पार्ट डिफाइन करें और इसको रन करिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा थंबनेल कॉल हो गया इधर। नेक्स्ट हमें कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे कंट्रोल्स। रिलोड करेंगे, कंट्रोल्स आ गए अपने पास। अब आप ऐसे फाइटर वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। ठीक है। तो कंट्रोल्स वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या करेगा, आपको ब्राउज़र में कंट्रोल्स ऑफर करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये म्यूट आए वीडियो,
तो आप यहाँ पर म्यूट भी मेंशन कर सकते हो। सो इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो अगर प्ले होगा तो वो क्या होगा, क्या कहते हैं, उसका वॉइस नहीं सुनाई देगा आपको। तो अब हम इसके साथ देखेंगे ऑटो प्ले। यहाँ ये और म्यूटेड होता है शायद, MUTED, हाँ म्यूटेड लिखना है तो आपका वीडियो प्ले हो जाएगा और आपका साउंड नहीं आएगा इसमें। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो प्ले पर ऑडियो आएगा, हो सकता है बंदे का वॉल्यूम फुल है, किस जगह पर बैठा हुआ है, तो यूज़र एक्सपीरियंस गड़बड़ हो जाएगा हमारा, है ना। तो जैसे एक ये आपका माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का वेबसाइट है। रन करो, इस पर होता है ना कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम इस वेबसाइट को चलाओगे ना, जनरली जब आरती का टाइम होता है तो आपको यहाँ पर वेबसाइट ऑन करते ही आरती मिल जाएगा इस पर सुनने। हाँ अपने आप आरती स्टार्ट हो जाएगा। ये है माँ वैष्णो देवी .org। मॉर्निंग के टाइम में ट्राई कर देखना। नहीं सबसे कंफर्टेबल तो यहीं की है, यहाँ का ट्रैक तो कुछ भी नहीं हाइट से ऐसे होता ना। अच्छा तो वो क्या है, पैर रखने में मतलब ऐसे तो हो जाता है लेकिन थोड़ी दिक्कत तो होती है चढ़ाई करने में चलने में। इसलिए तो 7,000 में जो अभी हुआ ना फिर मैं नहीं गया, मुझे पता था दिक्कत होगी इसमें। हाँ 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 से जाओगे ना केदारनाथ वगैरह, तो इनके जो ट्रैक है काफ़ी लंबे, 19 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे ऐसे ट्रैक है इनके। देखो होता क्या है ना, ट्रैकिंग में जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना एक्साइटेड होकर जल्दी दौड़ना स्टार्ट करते हैं, वही गलती है। कि बंदा पहुंचा वादियों में वही, चलो वहीं पर काम खराब होता है सबसे ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ अपने आप को एडजस्ट करो। तो जैसे क्या होगा, जब आप वैष्णो देवी का ट्रैक स्टार्ट करते हो तो बाण गंगा से जैसे हम लोग टिकटिंग वगैरह करा के आगे बढ़ते हैं ना, वहीं से लोगों के पैर भरने स्टार्ट हो जाते हैं। अर्धकुंवारी तक हालत ख़राब होती है, उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। तो अर्धकुंवारी तक जितना आराम से जा सकते हो जाओ। लोग स्टार्टिंग में ना स्पीड पकड़ लेते हैं एक्साइटमेंट में, बस वही काम खराब है। TTS प्रभजोत, सिद्धांत। मैंने साइट का लिंक भेजा, मॉर्निंग में कभी ट्राई करके देखना। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अपना ये म्यूट रहेगा। हमने इसके लिए क्या कोड किया है, यहाँ पर म्यूटेड एंड ऑटो प्ले। अगर हम लोग ये हटा लेते हैं यहाँ से ऑटो प्ले, ठीक है, तो अपना म्यूट रहेगा, ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। अगर आप ऑटो प्ले डाल देते हैं, म्यूटेड हटा लेते हैं, ठीक है, तो ऑटो प्ले चलेगा नहीं, म्यूट के साथ ही चलता है। अब चलेगा, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है। जब तक म्यूट नहीं करोगे तब तक ऑटो प्ले नहीं होगा। तो यूज़र अगर इंटरेस्टेड है उस विजुअल के अंदर तो वो क्लिक करे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यूट्यूब में भी तो ऐसा होता है कि जहाँ रुकते हैं पॉज वो अपने आप चलने लगता है, वही कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं इसका अलग है, वैसा नहीं।
चलिए, तो ये वाला पार्ट ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें MP3 वाला पार्ट। और तो ऑडियो के लिए जस्ट यहाँ पर आपका ऑडियो हो जाएगा। SRC में लिखिएगा ऑडियो, और यहाँ से कोई भी एक ट्रैक लेके उसको कॉल कर दूंगा। .mp3। तो यहाँ पर आपने लिखना audio/mp3, Ctrl+S, ठीक है। इसमें म्यूटेड एंड ऑटो प्ले, ठीक है, नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट ऑटो प्ले ट्राई करके देखो, ये भी नहीं है, तो सीधे आप कंट्रोल के साथ इसको रन करोगे। थोड़ा बात करेंगे YouTube से वीडियो की। extension.html। तो YouTube का अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करना चाह रहे हैं YouTube पर जाइए और यहाँ से सर्च कर लो। कितना उल्लू बना रहे, रामायण का भी आया नहीं। हम ऐसा बनाते हो व्यूज भी लेते हो क्या? Want to take your business online? Looking for a domain name? Welcome to Big Rock, your one-stop shop for all online presence needs. Kong faces his greatest challenge yet, but even stand alone again. More dangerous. He must have sensed you. The fate of the world hangs in the balance. Kong's roar must be heard, for the dawn of a new empire approaches. I'm Morgan Stark, CEO of Stark Industries. I've spent my life rebuilding. Yeah. तो यहाँ पर आपको एक कंट्रोल For मिलेगा centuries. शेयर के नाम से, ठीक है। शेयर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम्बेड। एम्बेड में आपने यहाँ से कोड गेट करना है, कॉपी, और उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में कॉल कर लेना है। ठीक है, आई फ्रेम के अंदर ये बेसिकली आपका वर्क करता है। इसको रन करेंगे, सॉरी यूट्यूब वाले को, तो आप देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं यूट्यूब से वीडियोस अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ध्यान रखना कि कभी भी किसी वेबसाइट में अगर आपको कोई वीडियो लगाना है तो वो अपने प्रोजेक्ट पे रख कर नहीं यूज़ करना है, आपने उसको कहीं पर अपलोड करके फिर लेकर आना है। और यूट्यूब से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, मान लो अगर आपके प्रोजेक्ट में 10 भी वीडियो है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट की होस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ जाएगी, यानी खर्चा एक नेक्स्ट लेवल चला जाएगा आपका। और दूसरा, ज़्यादा विजिटर अगर आपके उस वीडियो में एंगेज होते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यूट्यूब बेसिकली स्ट्रीमिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो वहाँ से आप इसको यूज़ करो। अपना एक चैनल बना के वहाँ पर प्राइवेट या लिस्टेड करके अपलोड कर लो, देन उसके बाद वहाँ से लिंक लेकर अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करा लो। For centuries, there was harmony. चले, तो ये था अपना पार्ट, इसको आप ट्राई करके देख सकते हो।
नेक्स्ट आप चाहते हो कि ये वीडियो लूप में चलता रहे, यूट्यूब लूप कोड यहाँ रखेंगे। आपने यहाँ पर इसके यूआरएल में एंड में आके यहाँ पर लिखना है एंड सिंबल, यहाँ पर आप लिखेंगे लूप इक्वल टू 1। कुछ प्रॉब्लम है। जब मैंने इसको ऐड किया था यहाँ पर चेक करो, एम्बेड में कोई सेटिंग तो नहीं था दिया हुआ अलग से। स्टार्ट एट आई फ्रेम, ओके। तो काफ़ी सारे पे ना इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी लगी हुई है, इनको हमें हटा देना है। क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे अपने इसमें और ये सारी चीज़ें इसमें से डिलीट कर दो। इतना रख के ट्राई करके देखेंगे, फिर से करेंगे रीलोड। कुछ और भी वैल्यू चाहिए, एंड लूप इक्वल टू 1। इसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, शायद तब चलेगा ये। यानी कि मैं जाता हूँ इसके लिए, इसको पॉज करूँ, पर्सनल पे चेक करते हैं एक बार। अपने पास एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसमें 22330। ठीक है, स्लैश
this the real life? Is this just fantasy? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. तो इसके अंदर अगर हमारे पास और भी कोई वीडियो होती ना, जैसे प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट के अंदर अगर वीडियो होनी चाहिए तो ये ना लूप तब आपका काम करता है। जैसे एक प्लेलिस्ट आपकी ओवर होगी तब दूसरे पर आपको ये रिपीट करेगा। रही बात नीचे कंट्रोल्स की, जैसे भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फुल स्क्रीन नहीं कर पा रहे इसको, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर फुल स्क्रीन हटाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर फुल स्क्रीन वगैरह डाल देंगे, अलाउ फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन वर्क करना स्टार्ट करेगा इसके अंदर। और कंट्रोल्स अगर आप लाना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें कॉपी, कंट्रोल्स को बंद करो, यहाँ लिखिए क्वेश्चन मार्क कंट्रोल्स इक्वल टू 0। 1 होता है ट्रू, 0 होता है फॉल्स। ठीक है, दिस वीडियो इज अवेलेबल। Is this the y controls equal to 0। इसमें से प्लेलिस्ट हटा दो। Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a lie. इसको ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी चीज़ें। CONTROLS मैं तभी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन चलाएंगे ना तब काम करेगा। Is this the बस ना यूट्यूब पर भी दिया होगा इसका। यूट्यूब प्लेयर कंट्रोल, इसी में होना चाहिए कंट्रोल वाला। तो एम्बेड में जाओगे ना तो यहाँ पर अलाउ फुल स्क्रीन, रेफरेंस, प्लेबैक आईडी, क्वेश्चन मार्क कंट्रोल्स इक्वल टू 0। ठीक है, कंट्रोल जो है इस वीडियो के देखो बंद हो गए। For centuries, there was a तो जैसे यहाँ ऊपर वाले आप देखो तो नीचे बार अगर तो API लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कंट्रोल्स काम कर रहा है अपना। तो ये तो हो गया यूट्यूब के कंट्रोल्स। लूप का भी चेक करते हैं, शायद काम कर जाए।
यहाँ से यूआरएल कॉपी करो, यहाँ से हमारा कोड गया हुआ है। प्लेलिस्ट For centuries, there was harmony. The Titan. लूप वाला फीचर देखना पड़ेगा, बाकी आपका कंट्रोल्स वाला काम कर रहा है सही। लूप वाले के लिए प्लेलिस्ट की रिक्वायरमेंट तो होती है, तभी इसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, जैसे गायरोस्कोप आपका इसमें रहता है, जो आप जैसे फ़ोन को रोटेट करते हो ना, गायरोस्कोप आपको मिल जाएगा इसमें, कहीं देखो मेंशन होगा। ये रहा यहाँ पर पिक्चर इनक्रिप्टेड मीडिया ऑटो प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग डाल सकते हैं। सबसे फर्स्ट वाले में ऑटो प्ले डाला हुआ है, कहाँ पर है ऑटो प्ले ये रहा। allow auto play clipboard encrypted media picture in picture web share allow full screen। अगर ये वाला पार्ट आप हटा लोगे तो जैसे ही हम लोग यहाँ से प्ले करेंगे फुल स्क्रीन, ये पार्ट आपका बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी वेबसाइट में आप वीडियो देखते हैं कि फुल स्क्रीन नहीं कर पाते हम लोग, तो वो इसकी वजह से होता है। तो प्ले कर पाएंगे लेकिन full नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका ये वाला पार्ट। चल नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इससे पहले जैसे आप कोई वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो तो आइकन आता है इस तरह का, तो हमारे में बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम का आइकन बना रहा है इस तरह से। तो अगर आप चाहते हो इसकी जगह पर आपको कुछ डिफरेंट सिंबल बना हुआ है तो वो आप चेंज करा सकते हो। इसके अंदर आपको बस आइकन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए एक वेबसाइट रहती है favicon.ico, ठीक है। यहाँ से अपन जनरेट कर सकते हैं इसको। तो जो भी आप आइकन यहाँ बनाएंगे वो आपको आइकन यहाँ पर डिस्प्ले होगा, या फिर आप यहाँ देख पाओगे इसको। देखो जैसे यहाँ बन गया है URL का आगे जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। या फिर आप अपनी खुद की एक इमेज इंपोर्ट करके उसको भी लेके आ सकते हो। यहाँ से करेंगे क्लोज, इंपोर्ट इमेज, चूज़ करेंगे फाइल को, और जिस भी फोटो को आप इसमें चेंज करना चाहें उसको आप करवा दो। लेकिन ध्यान रखना कि 1:1 आपका साइज़ होना चाहिए। यानी कि मान लो कोई चीज़ ऐसा है जैसे
ये बॉटल हम लोग देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट है, 1:1 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बेस इसका 1:1 रख के उसके ऊपर उसको प्लेस करके तब इसका आप आइकन जनरेट करोगे। तो जैसे किसी लाइव वेबसाइट का हम लोग आइकन निकाल लेते हैं, जैसे कि ये यूट्यूब का है, प्रेस करेंगे Ctrl+U, तो यहाँ पर .ico ढूंढो अगर मिल जाए तो। इसके बैकएंड में इतना डेटा ज़्यादा ढूंढ ही नहीं पा रहा। हैंग ही कर दिया कंप्यूटर। तो यहाँ देखो जिसमें यहाँ पर एक लोगो अवेलेबल है, तो यहाँ से हमें इसका लिंक कैनोनिकल ये होते हैं आपके फेव आइकन्स। तो ये ना 1:1 चलेंगे, जैसे 16:16, फिर होगा आपका 32:32, इस तरह से आपका 64:128, इस तरह से चलते जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं यहाँ दो। फेव आइकन .html, तो ये आपकी कोडिंग जाएगी हेड के अंदर। और इसमें जाकर डिफाइन कर दो। जो भी आपके पास फाइल है उसका नेम यहाँ पर कॉल करना है। जनरेटर पे जाइए अपने, अलग अलग साइट है जिससे भी चाहे आप ट्राई कर सकते हो, जैसे PNG to ICO, टेक्स्ट टू ICO, कोई इमोजी से लेके आपने ICO आइकन बनाना है। इंपोर्ट इमेज,
5 MB से अबव साइज नहीं होना चाहिए आपको इसके लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। तो इसका फ़ायदा क्या रहता है, जैसे आप कोई साइट बुकमार्क करते हो ना, तो उसका लोगो सेव हो जाता है साथ में। इसके ब्राउज़र पे दिक्कत है। लिंक यहाँ से कॉपी करके एज में चला लो, चाहे यहाँ चल जाएगा। यहाँ से कीप डायमेंशन, श्रिंक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो इस तरह का हो जाएगा। ये हमारा शेप आ गया बन गई। तो यूआरएल में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। सो यहाँ से आप डाउनलोड फेव आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ICO फाइल आ जाएगी इस तरह से। ओपन फाइल करेंगे, अच्छा कह रहा है कि इस फाइल को आप ओपन नहीं कर सकते हो, हमें करना भी नहीं है, ये ब्राउज़र अपना पे रीड करेगा इसको। यहाँ से इमेजेस में आइए, यहाँ लाके इसको आपने कॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जाना है, इसमें लिखेंगे images स्लैश favicon.ico, ठीक है। ICO स्टैंड फॉर आइकन एक्सटेंशन, राइट। और यहाँ से इस फाइल को आप अपने ब्राउज़र में रन करना है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग HTML यूट्यूब वाला अगर चलाते हैं तो हमारा सिंबल डिफरेंट आ रहा है, और अगर अब आप favicon वाली फाइल को रन करेंगे तो यहाँ पर आइकन चेंज हो गया पेज का, इस तरह से कर सकते हो। तो होता क्या है ना बेनिफिट, अगर हम लोग कुछ बुकमार्क करते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखते हो लोगो सेव हो जाते हैं इस तरह के, जैसे इन दो में नहीं आ रहा है। बट अगर हम लोग इस पेज को बुकमार्क अगर करें यहाँ से, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ बुकमार्क्स बने हुए, अदर बुकमार्क्स यहाँ जाओगे तो दिखाई दे रहा है सिंबल। तो ये फ़ायदा होता है ICO का, तो आपका सिंबल भी रह जाएगा। कई बार हम लोग ना विजुअल्स से जल्दी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे वो व्हाट्सएप ने नया फीचर डाल दिया ना कि जैसे ओल्डर चैट में अगर आपको जाना होता है तो उसमें क्या है कि आप कैलेंडर सर्च कर सकते हो। नहीं तो हमें ना बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे आप यहाँ सर्च में जाओगे ना, तो सर्च में ऊपर कैलेंडर का फीचर दे दिया उन्होंने।
तो आपको पिछले 1 साल में जाके सर्च करना है तो सीधे वहीं जा सकते हो। नहीं, ये पता हो तो मैं 3-4 महीने पहले का टेंटेटिव है कुछ। क्या हुआ? कौन सा फोन है? तो उसमें नहीं यार, दिखाना। हाँ जी। तो ये आइकन वाला काम हो जाएगा अपना। तो फोटोशॉप में आईसीओ फाइल नहीं बनती है तो आपको ना इस वेबसाइट पे आना है इस काम के लिए। हाँ, यहाँ से अपना कोई भी ग्राफिक रेडी कर लेना। आप अपना यहाँ पे खुद का इलस्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको गो थ्रू कीजिएगा आइकन जनरेटर के लिए, है ना। तो ये तो ना एक प्लगइन आता है फोटोशॉप आईसीओ जनरेटर। हाँ, आईसीओ क्या बोलते हैं इसको, प्लगइन, ये रहा। तो आप इसमें अपना एक प्लगइन डाल सकते हो। और फोटो पी पर जब आप आओगे, यहाँ पे कोई भी एक फाइल ओपन कर लो। फोटोशॉप नहीं, इन सबके। तो इसके अंदर आईसीओ इनबिल्ट है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं, सीधे यहीं पर बना के आईसीओ बना के सेव कर सकते हो, ठीक है। तो फोटोशॉप से भी ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं आपको इसमें। नहीं नहीं, ये तो इमेज है। चलिए, तो आज छोटा सा ना उसका एक सीएसएस का इंट्रोडक्शन देखो। तो बिल्कुल पहले बेसिक देखते हैं, फिर इसके एडवांस लेवल पे चलेंगे। तो CSS stands on cascading style sheet, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ CSS। एंड टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है अपना वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, और अगर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो इंटरनल, और अगर आपने वेबसाइट पर लाइव नहीं करना, जस्ट टेस्टिंग पर्पज से काम करें तो इनलाइन, ठीक है। सो गूगल का जो 2020 का एक नया अपडेट था वो ये था कि अगर आपके प्रोजेक्ट में इनलाइन CSS 5% से ज़्यादा होगा तो आपका प्रोजेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर इनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो एग्जांपल के तौर पर आटे में नमक के बराबर इस्तेमाल करना है, ठीक है। नमक में आटा नहीं तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो इनलाइन 5% ना हो बिल्कुल सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट, डिफाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो 3 मेथड है हमारे पास, क्लास, आईडी और टैग। ठीक है, क्लास जैसे कि फोटोशॉप में होता है, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि क्लास कैन असाइन एनी HTML एलिमेंट। क्लास पढ़ा है वैसे फोटोशॉप में? नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? देखो क्या फ़ायदा होता है, इसको क्लियर करके चलो। एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, आर्टवुड ऑफ, प्रेस करेंगे T फॉर टेक्स्ट टूल, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं इस तरह से, और उसका कलर ये रख लिया हमने। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब मान लो कि आप कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हो फोटोशॉप के अंदर, और क्लाइंट कहता है कि फ़ॉन्ट बदल दो, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि आप लेयर को सिलेक्ट करते हो, फिर जाके उसको फ़ॉन्ट को चूज़ करते हो और चेंज करते हो। क्या और कोई तरीका है हमारे पास चेंज करने का, आपके अलग क्लास से अलग और कोई तरीका है डिफरेंट, जिससे आपका काम जल्दी होता हो? जैसे मान लो आपको अर्गो सर ने बोला या किसी ने बोला कि भाई फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो कैसे करोगे? एक तो तरीका ये है कि टेक्स्ट टूल लिया, जिसकी हम लोग बात करें, आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज करोगे, या फिर दूसरा तरीका कि आप यहाँ से लेयर पे डबल क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा। कहाँ से? ये वाला ना, वो भी सेम ही काम करता है, सेम ही काम करेगा, मतलब कि आप यहाँ से कर लो या फिर आप वहाँ से कर लो, काम एक ही है। तो चलो हम बात करें कुछ ऐसे तरीके की जिसमें हमें कुछ पकड़ना ही ना पड़े और फॉन्ट चेंज हो जाए, है ना? मज़ा तो तब आएगा ना। तो चलो क्या करें, यहाँ से आपने अगर फोटोशॉप देखा होगा तो इसमें टाइप के अंदर पैनल्स में 2 नए ऑप्शन और आते हैं, कैरेक्टर एंड पैराग्राफ्स स्टाइल। यही है आपके स्टाइल्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मल्टीलाइन टेक्स्ट बनाया, तो इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में जब आप यहाँ आओगे और इन चारों लेयर को आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर एक सिंबल दिखाई देगा प्लस। प्लस सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो आपका फॉन्ट है ये ओरिजिनल नहीं है, जो फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एक नया स्टाइल बना देता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही रखना है। ठीक है, हमने इसको क्या नेम दिया, पैराग्राफ स्टाइल 1, इस चीज़ को। अब ये जो यहाँ पर हमारा आ रहा है फॉन्ट, इसको हम लोग यहाँ से बोलेंगे रीसेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप कुछ ऐसा देता है फॉन्ट जब पहली बार आप लिखते हो। हम बिल्कुल उस स्टेज में चले गए। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, क्लाइंट ने बोला भी फॉन्ट चेंज करना है, आपने इन सभी का जो स्टाइल है वो डिफरेंट कर लेना है। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक, पैराग्राफ, फॉन्ट आपने क्या रखना है, जैसे कि हमने लिखा एरियल। ठीक है, और यहाँ से साइज़ अपने 12 या 14 जो भी अपने रखना है वो डिफ़ाइन कर लो। फॉन्ट वेट अगर आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके बोल्ड वगैरह चूज़ कर सकते हो। तो ये हमने एक स्टाइल बना दिया। अब आपने बस इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आके इसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, आपका फॉन्ट चेंज हो गया। अब कल को आपसे कहा जाता है भाई ये फॉन्ट समझ नहीं आ रहा, चेंज करना है, तो आपने कहीं नहीं जाना, किसी टेक्स्ट को नहीं पकड़ना, सीधे डबल क्लिक करना है और यहाँ आके आपने यहाँ पर चेंज करना है। फॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ आपने कलर चेंज करना है, सीधे यहाँ जाएंगे आप, जो कलर समझ में आता है ठीक है। तो ये मेथड है। तो मान लो आपने पूरा एक मैगजीन कवर डिज़ाइन कर लिया। अब मैगजीन कवर में बार बार छेड़खानी नहीं करना होता, एक बार बना लिया, सारी स्टाइल आपने बना के रख दी, ये हेडिंग के लिए, ये उसके लिए, फटाफट से चेंज करते जाओ, टैप 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 चेंज। तो यहाँ पर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो ये होता है पैराग्राफ और वो था आपका कैरेक्टर। अब मान लो आपको बोला जाए कि रीसेट कर दो, जैसा पहले था वैसा कर दो, तो बेसिक को पकड़ लो। बोले कि नहीं पहले जैसा कर दो, ठीक है लो जी पहले जैसा हो गया। तो स्टाइल बना बना के रख लो अपने,
तो फोटोशॉप कहते हैं फीचर बहुत पहले से डाला हुआ है। जैसे ना आप वर्ड के भी डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल, वो मैनुअली वाला नहीं करना। वो जब आप उसमें जाते हैं ना प्रोडक्शन हाउस में, जब आप पहुंचोगे तो आपको उनका काम करने का तरीका अलग क्यों लगता है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम हो रहा होता है वहाँ पर। तो एक उसमें प्रोजेक्ट में कौन कौन से फॉन्ट्स आएंगे पहले से सब बने होंगे, सीधे उठाना है, काम खत्म, कुछ नहीं करना कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर। तो यहाँ हम लोग इंट्रोडक्शन में देख रहे थे कि क्लास, सो क्लास कैन असाइन एनी HTML एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कल को मैं एक नया टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसका जो स्टाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। हमने एक टेक्स्ट लिखा और ये कुछ इस तरह का है। तो क्लास बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा मेरा स्टाइल उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो क्लास कैन असाइन एनी HTML एलिमेंट से मतलब क्या है कि जहाँ पर भी आप, जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है फॉर एग्जांपल, उसकी एक विड्थ है 200 बाई 200 फॉर एग्जांपल, आपको लगता है मुझे 200 बाई 200 के और भी बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक ही स्टाइल को सभी के ऊपर अप्लाई यानी कि पास ऑन कर सकते हो, सभी पे काम करेगा। आईडी कैन असाइन ओनली वन HTML एलिमेंट, क्योंकि आईडी रियल वर्ल्ड में भी यूनिक होती है और कोडिंग के अंदर भी यूनिक होती है। यानी कि हम सभी का DL अगर है तो वो अलग होगा, आधार है तो वो यूनिक होगा, पैन है तो डिफरेंट होगा। जैसे व्हीकल्स के नंबर सभी के अपने यूनिक होते हैं, सो दैट कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और थर्ड मेथड होता है हमारा टैग बेस्ड। टैग बेस्ड में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली टैग का नेम बताएंगे कि हमने पेज में जितने भी नंबर ऑफ पैराग्राफ है सबको एक जैसा करना है, तो आप सीधे उसको कोड कर सकते हो। तो जैसे कि क्लास बनती कैसे, तो क्लास ऑलवेज डिक्लेयर विद डॉट, और जो भी आप क्लास का नेम रखना चाहते हैं, ध्यान रखना है कि नंबर से शुरुआत नहीं होगी, नंबर आप बाद में यूज़ कर सकते हैं बट सबसे पहले नंबर नहीं आएगा। सिमिलरली आईडी के केस में आपने ध्यान रखना है कि हैश टैग का यूज़ करके आपने अपनी आईडी का नेम डिफाइन करना है। अगेन रूल यहाँ पर भी सेम है, इसमें नंबर यूज़ नहीं होगा। टैग के साथ अगर हम डिफाइन करेंगे तो डॉट और हैश दोनों में से किसी का भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इनमें से किसी का यूज़ नहीं करना आपने। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इसका, जो कि वीडियो में आ जाएगा, फाइल आपके साथ हम शेयर करेंगे वाली। कॉपी नोटपैड, सेव एज, इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। अब हम यहाँ से एक न्यू फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर इस फाइल को इसमें ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनलाइन CSS का एग्जांपल। अभी वीडियो ओवरराइड हो जाता। हमारे पास एक हेडिंग टैग है H1, आपने यहाँ जाकर डिफाइन किया इनलाइन CSS एग्जाम्पल। इनलाइन से हमारा मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बन गया हमारा इनलाइन, ठीक है। अब हमें जैसे कलर चेंज करना है, तो अभी तक आप क्या लिखते आ रहे हो, फॉन्ट टैग, फॉन्ट के अंदर कलर और कलर का नेम और फॉन्ट टैग क्लोज। अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपने इस तरह से लिखना है कलर, कलर का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं हैश, इस तरह से आपने डिफाइन करना है। और जब हम लोग इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपका कलर डिफरेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ इनलाइन, यानी कि स्टाइल जो है वो सेम लाइन में लिखा हुआ है जिस पर हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं।
इसका डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जितनी बार भी आपको रेड का यूज़ करना होगा, हर बार आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। वहीं पर हम क्लास का अगर समझें एग्जांपल, जिसको हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल किसी में भी देख सकते हैं, इंटरनल CSS एग्जांपल। सो हम यहाँ पर इस रेड कलर को इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, हमने इसको नेम दिया लाइक रेड कलर। यहाँ आएंगे, आपने ऊपर स्टाइल टैग डिफाइन करना है हेड में, ये सिर्फ हेड में ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया डॉट से डिक्लेयर होगा। क्या लिखा हमने, रेड कलर, और यहाँ जाके आपने रेड की प्रॉपर्टी को कॉल कर लेना है। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से इंटरनल कलर चेंज आ रहा है, इसको लिख दीजिए इंटरनल। अब मान लीजिए कि कल को आपके पास हेडिंग का दूसरा टाइप आता है H2, ठीक है। काम कर रहे हैं सेम कलर। अब मुझे अगर चेंज करना होगा तो मुझे दो जगह तो चेंज नहीं करना ना, लेकिन इनलाइन वाले में क्या होगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कल को अगर क्लाइंट कहता है भी कुछ चेंजेस कर दो कलर में, तो जितनी बार आपने इनलाइन लिखा होगा, हर एक टैग में जाके आपको अपडेट करके आना पड़ेगा, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा पेनफुल टास्क हो गया। किस्मत अच्छी रही थी कि उसने कोई चेंज नहीं करवाया, तो बल्ले बल्ले। लेकिन अब तो गूगल ने 2020 के बाद से मना कर दिया कि भाई अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, या तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास एक पैराग्राफ अवेलेबल है, फोटोशॉप में आते हैं, यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे। और यहाँ से जब हम लोग ब्राउज़र में इसको करते हैं रीलोड, तो सभी जगह पर हमारा क्लास अप्लाई हो रहा है। तो क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट का मतलब समझ आया, H2, H1 पैराग्राफ हमने सभी पर अप्लाई करके देखा इसको। लेकिन ये जो क्लास है सिर्फ टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकती है, किसी के बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टीज़ अलग आती हैं। अभी जस्ट हम लोग ये सीख रहे हैं कि इंटरनल और इनलाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो इनलाइन में ये काम तीनों पर आपको बार बार करना पड़ेगा, यानी कि अभी मैं कलर एक जगह चेंज करता हूँ, वहाँ पर 3 जगह चेंज करना होगा, ये डिफरेंस है। अब इसी को हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल। पूछो पूछो क्या कह रहे हो? उससे कोई बंदा नहीं, ये तो क्लास का नाम है ना रेड कलर, वो तो नेम है। नेम कुछ भी हो सकता है, संता बनता रोहन मोहन सोहन, जो मर्जी डालना है डालो, लेकिन ध्यान रखना नंबर से शुरू नहीं करना है, नंबर से एंड जरूर कर सकते हो। सबसे पहले मैंने रेड ट्राई किया था ना, इसलिए मैंने रेड डाल दिया था उसका नाम। नेम कुछ भी हो सकता है, नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक्सटर्नल CSS का एग्जांपल देखेंगे। एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम CSS को इंटरनल नहीं रखते हैं। हम क्या रखेंगे, यहाँ पर एक नोटपैड फाइल बनाएंगे अलग, और यहाँ हम लोग जाके डिफाइन करेंगे इसको style.css। कलर आप अपना यहाँ पे लाके कॉल कर लो। ठीक है, तो जैसे मैं अब कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ, हमने इसको क्या लिख दिया, टेक्स्ट कलर। हमें रेड कलर करना है इसका एग्जांपल, तो इसको कॉल कैसे करते हैं, लिंक href css फोल्डर style.css, डॉक्यूमेंट के साथ इसको रिलेवेंट करेंगे स्टाइल शीट। ये टैग क्लोज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आपने इस फाइल को ओपन करना है।
तभी हमारा कलर नॉर्मल आना चाहिए। नॉर्मल आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि भाई क्लास हमारी मिसमैच हो रही है। हमने डिफाइन क्या किया, टेक्स्ट कलर, और कॉल का क्या करा रहे हैं, रेड कलर। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट लिख दूं यहाँ पर, और जब ब्राउज़र में लोग इसको रीलोड करें तो कलर रेड हो गया। तो कलर अपना चेंज दिखाई दे रहा है हमें। इसका फ़ायदा क्या है कि अब आप बिना पेज को ओपन करें, जैसे हमने वगैरह देखा था फोटोशॉप में बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हम लोग चेंज कर पा रहे थे, अब आप एक्सटर्नल में बिना अपनी सोर्स फाइल को ओपन किए बाहर से कलर बदल सकते हो। यहाँ से हमने अपडेट किया, ओरिजिनल फाइल में जाकर रीलोड करेंगे, कलर चेंज। मतलब ऐसा समझिए कि आपने एक वेबसाइट बनाया, उसके अंदर 5 to 10 पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है हेडिंग का कलर बदल दो। इंटरनल होगा तो मुझे 10 पेज खोलने पड़ेंगे, एक्सटर्नल होगा तो मैंने सिर्फ एक जगह चेंज करना, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इंटरनल हुआ एक पेज को अपडेट करने के लिए, एक्सटर्नल हुआ एंटायर प्रोजेक्ट को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो वन गो में पूरी वेबसाइट डायनामिकली अपडेट हो जाएगी आपकी। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि HTML क्या है, स्टैटिक या डायनामिक? तो HTML इज ए स्टैटिक, बट जब CSS की बात आती है तो CSS से हमारी जर्नी जो होती है डायनामिक में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ से वन गो में मल्टीपल काम कर सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके बिना कुछ नहीं हो सकता क्योंकि खूबसूरती ढांचे पे टिकेगी इसलिए क्या होता है ना, जनरली जब हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग पैशनेट होते हैं कि डेवलपमेंट सीखेंगे, और जो डेवलपर्स होते हैं ना वो कहते हैं भाई कोई डिज़ाइनिंग सिखा दो, बड़ा दर्द है ज़िंदगी में कुछ दिखता ही नहीं। क्योंकि उसको दिखाने के लिए क्या चाहिए, एक वेब डिज़ाइनर। एक वेब डिज़ाइनर जो होगा वो उसके ऊपर कोड को कनेक्ट करता है, तब जाके कुछ दिखता है। तो डेवलपर का काम कभी नहीं दिखता कंपनी के अंदर। डेवलपर का काम कोई समझदार बंदा महसूस कर सकता है, अच्छा ऐसे ये हो रहा है तो आज की डेट में न जाने कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने बीटेक किया, BC किया, अच्छी जगह से किया, उसके बाद फिर वो बेचारे HTML CSS बूटस्ट्रैप सीखने आते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे। तो इसलिए कहते हैं ना कि HTML इज अ वेब पब्लिशिंग लैंग्वेज एंड एवरी वेब डेवलपर और डिजाइनर शुड हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो जब तक आपको इसका फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ HTML, तब तक आप एक बढ़िया काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, डेवलपर समझा रहा है डिज़ाइनर को समझ ही नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हो, तो दिक्कतें आती हैं। तो जनरली बड़ी कंपनी के अंदर क्या होता है कि वेब डिज़ाइनर का इंटरव्यू वेब डेवलपर लेता है, कहता है भाई इस बंदे के साथ मेरी ट्यूनिंग चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग का बंदा चाहिए। तो उसको कोने में जाके एक ही बात कहता है, भाई देख जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करियो तो तेरी कंपनी में जॉब पक्की है, नहीं तो नहीं। तो डेवलपर हटवा देता है उसको, हटाओ भाई इसको, दूसरा बदला लेगा, इसको समझ ही नहीं आता मैं क्या हाँ, तो एक कंपनी में एक वेब डिज़ाइनर जो होता है ना, कम से कम 10-12 रिजेक्शन के बाद पहुंचता है, क्योंकि वो डेवलपर रिजेक्ट कर देगा, खत्म नहीं। तो वेब डिज़ाइनर को दिया जाता है जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। आप समझ गए, ग्राफिक पहला स्टेज है, ग्राफिक के ऊपर हुक्म चलाता है वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर ऊपर वेब डेवलपर, ठीक है, और इन सबके ऊपर चलाता है UX। UX मेन बंदा होता है पाइपलाइन के अंदर, यानी कि जहाँ से प्रोजेक्ट पूरा ब्रीफ होगा और जहाँ से वर्क अलॉट होंगे कि इसका क्या काम है। और जब डेवलपमेंट फेज में हम लोग पहुँच जाते हैं, वेब जब कोडिंग डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का पार्ट होता है, वहीं पर SEO एग्जीक्यूटिव जो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे होते हैं, और उसके बाद में आपका डिजिटल मार्केटर, और उसके बाद में आपका सीधे प्रोजेक्ट लाइव कर दिया जाता है। तो दो लोग और साथ में काम करते हैं। तो SEO वाला तो थ्रू आउट डिज़ाइनिंग आपके साथ ही बैठेगा एक बंदा। बड़ी कंपनी के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि पता चला आपने पेज का टाइटल लिख दिया, जैसे हमने एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल, ठीक है, मैं तो चलो फिर भी SEO फ्रेंडली डाला क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ भी लिख देते हैं, ABCD लिख के एंटर, फाइल ही तो सेव करनी है और
उल्टे सीधे नाम से कौन सर्च करेगा तुम्हें? तो नेम जो होता है फाइल का वो हमेशा एंड यूज़र को ध्यान में रख के रखना है आपने, कि एंड यूज़र किस नाम से ढूंढ सकता है आपका। तो वो चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली जब हम लोग नेट पर सर्च करते हैं, जैसे अगर आप लिखते हो ना यहाँ पर मैं एप्पल, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वीडियो का टाइटल आपका कि अगर आप उल्टा सीधा कुछ भी डिफाइन कर दोगे तो भी काम नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि मुझे फ्रूट एप्पल सर्च करना है और मैं यहाँ एप्पल लिखूँगा तो एप्पल का फ्रूट नहीं आएगा, एप्पल का आईफोन आएगा। तो अगर आप कहते हो कि भाई मेरे को एप्पल नहीं चाहिए, मेरे को, मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो आप लिखेंगे एप्पल माइनस एप्पल, तब वो फ्रूट दिखाएगा जाके तुम्हें। हाँ, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है ना, सेब कम खाते हैं लोग। लेकिन मेरा पर्पस था आपको यहाँ पर फ्रूट दिखाना में, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ से नॉर्मल सर्च में जाता हूँ और इमेजेस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सर्च में क्या दिख रहा है, एप्पल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट देखना है तो आपने डैश एप्पल लिखना है। तो कभी भी कुछ भी अगर आप सर्च करो और जो आप ढूंढना चाह रहे हो वो नहीं मिले तो माइनस कर दो उसको। तो ये ट्रिक होती है सर्च करने की। एक्सटेंशन फाइल टाइप को ढूंढने के लिए होता है। किसी भी फाइल का अगर आप ढूंढना चाह रहे हो टाइप तो मिल जाएगा आपको इसमें। क्या यूएक्स ही बनाता है प्रोडक्ट डिजाइन, यूएक्स के अंडर में आता है। यूएक्स पर्सन यूएक्स में ही आता है वो, यूएक्स से अलग नहीं होता। यूएक्स के अंदर प्रोडक्ट डिजाइनिंग का आता है, और एक जैसे ग्राफिक डिजाइनर एक इंडस्ट्री में 8 साल निकालता है तब बनता है जाके वो एक ढंग का यूआई डिजाइनर। यूएक्स डिजाइनर के लिए आपको कम से कम 12 से 14 साल का वेट करना पड़ता है, तब जाके आप उस लेवल पर पहुंचते हैं। तो इन सबसे ऊपर जो आता है ना, आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, विजुअलाइजर्स, ये जो, हाँ। अब जैसे आज एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर कंपनियां जो अपना कलर चूज़ करती हैं वो किस बेसिस पर सर्च करती हैं, मतलब कि क्या कलर जाना चाहिए। तो ब्रांड आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा आप देखते हो ना, अर्बन कंपनी है तो उनका जो कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। तो आप जब भी कुछ थॉट में जाते हो, कुछ ढूंढने जाते हो, या जैसे मूवी अगर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग थॉट प्रोसेस होते हैं ब्लैक एंड वाइट में ज़माने में चले जाते हैं, मूवी का नॉर्मल कलरफुल को भी ब्लैक एंड वाइट दिखा दिया जाता है। तो जहाँ आप डेप्थ दिखाना चाहते हो, जहाँ पर आप कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है, उन चीज़ों को उस मोड में लेके जाते हैं। तो अर्बन कंपनी ने भी ये ऐसा ही कुछ प्लान करके बनाया कि एक बंदे को आइडिया आया, उसने जाके सर्च किया और वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। आज के लोग अर्बन कंपनी के अंदर से बिजनेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने देखा कार वॉशिंग का कुछ होता है सिस्टम, चलो कार वॉशिंग का एक ऐप बना देते हैं। हेयर कटिंग का कुछ सर्विस अवेलेबल है तो एक ऐप बना दो। मतलब आइडिया से आइडियाज़ निकल रहे हैं कि भाई इतना जाके कौन ढूंढे, तो सीधे एक अलग से बना दो। जैसे मैंने शायद आपको दिखाया था बिल्लू के नाम से चल रहा है, बढ़िया। लोगों का आज के डेट लोग ढूंढना भी नहीं चाहते, वो कहते चीज़ें सामने हो रखी हुई। मूवी आई थी बहुत पहले, बिल्लू बार। चलो चले, तो एक्सटर्नल का रोल समझ में आया। अब बात करते हैं कि कौन किसको ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो होता है वो डॉक्यूमेंट से सबसे डिस्टेंस पर है। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, अगर हम लोग ओवरराइड की बात करते हैं, तो मैं इस पेज में एक्सटर्नल वाले में स्टाइल टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे टेक्स्ट कलर में बाहर चल रहा है ऑरेंज कलर, और अगर हम यहाँ आके लिख देते हैं डॉट टेक्स्ट कलर क्लास, और हमने कलर लिख दिया जाके फॉर एग्जांपल ग्रीन, और अगर हम लोग अपने इस पेज को रिफ्रेश करें यहाँ पर, तो एक्सटर्नल ओवरराइड हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि एक्सटर्नल को इंटरनल ओवरराइड ना कर पाए,
तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इसके साथ इम्पोर्टेंट। लिखा हमने इम्पोर्टेंट। लिखने से ये हम लोगों ने मैसेज दिया इंटरनल डॉक्यूमेंट को कि भाई इसको चेंज नहीं करना है। ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ आके रिलोड करते हैं तो ग्रीन वापस से क्या हो गया, ऑरेंज। अब इसको अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बदलना है, तो आप यहाँ से जाके फिर से इंटरनल पे लिखेंगे इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट बना दो, तब मैं फिर इसको ज़बरदस्ती पकड़ के ग्रीन बना सकता हूँ। ठीक है, तो बट नॉर्मली ना हो तो बाहर इम्पोर्टेंट लिख दो, तो इंटरनली आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन इंटरनल पे अगर आपने इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसी उसमें देखो कंटिन्यूटी में मैंने यहाँ जाके लिखा फिर से स्टाइल इक्वल टू, इंटरनल को ओवरराइड करता है इनलाइन। ठीक है, हमने यहाँ लिखा कलर और हमने कलर को जाके बोला रेड। ठीक है, यहाँ जाएंगे रिफ्रेश करेंगे, कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेंशन है। इसका इम्पोर्टेंट इसे वापस ले लो, बाहर वाले पर रहने दो, रिफ्रेश करिए तो एक्सटर्नल जो है इंटरनल तक कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर क्या कलर था, ऑरेंज, यहाँ कलर क्या है, ग्रीन, और यहाँ पर हमने क्या कलर डाला, रेड। ठीक है, अभी कोई इंपॉर्टेंट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जरा रिफ्रेश करिए, एक दूसरे को राइट करता आ रहे हैं सब लोग। तो ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पावरफुल सीएसएस कौन सा होता है, तो वो है आपका इनलाइन, क्योंकि वो सबसे क्लोज है। तो जो जितना दूर होगा उसकी पावर उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, जो जितना क्लोज लिखा होगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब ये मैंने क्यों बताया है, इसके पीछे का पर्पज़ ये है कि कई बार आप पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हो और क्लाइंट कहता है किसी स्पेसिफिक पेज में स्पेसिफिक टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है, तो आप दोबारा से कोड नहीं करना है कि स्टाइल टैग जाके लिखोगे, ये सब करोगे, तो आप पर्टिकुलर उस टैग पे जाके इनलाइन कोड छोटा सा कर दो, जिसको मैंने बोला 5% तक चल सकता है, वो वाला काम आपने कर लेना है उस केस में। बट मास लेवल पर आपने एक्सटर्नल को ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट का रूल समझ आया क्या काम करता है। इम्पोर्टेंट अगर हमने एक्सटर्नल को मार्क किया तो इंटरनल उसको जब तक रिप्लेस नहीं करेगा जब तक इंटरनल पर भी हम लोग इम्पोर्टेंट ना लगा दें। ठीक है, अब दूसरा होता है आईडी। मान लीजिए कि मैंने इसको बोला ग्रीन को कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अभी इम्पोर्टेंट का बात नहीं करते, रहने दो। तो टैक्स का कलर अभी हमारा क्या है, ग्रीन आ रहा है ना हेडिंग टाइप 2 पर। हम इसको यहाँ पर लिखते हैं हैश, एक क्लास बनाया हमने टेक्स्ट, हमने यहाँ जगह लिखा कलर, क्या बोला हमने, पिंक। तो यहाँ पर देखो क्लास भी है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं आईडी इक्वल टू, क्या लिखा हमने, टेक्स्ट। आईडी कोई सी क्लास हो उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जब आप जॉब पर जाओगे तो आपको क्लास देखने के लिए ही नहीं मिलेगा, आपको टोटल आईडी ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो भेड़ चाल में चल रहे, उन्हें मतलब नहीं पता होता कि आईडी का मतलब वहाँ पर काम है क्या एक्चुअल में। आईडी का काम इसलिए नहीं है, आईडी का यूज़ दिया गया है उस केस में जब आपने किसी एरिया को डायनामिकली हैंडल करना हो। जब तक आपको उस एरिया पर जावास्क्रिप्ट या jQuery की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने आईडी का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं, मान लो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के लिए आया और मुझे नहीं पता कि कौन सी क्लास में उसने जाके उसको हैंडल किया, मुझे प्रॉपर्टी नहीं ढूंढना आ रहा, तो आप क्या करोगे, जो भी क्लास हो लगी उसके ऊपर उसको छोड़ो, आपने बस अपना आईडी लिख के एक नया जो भी चेंज करना है वो लिख दो उसके, तो आप पूरी की पूरी क्लास को ओवरराइड करा सकते हो बहुत ईजीली इसकी हेल्प से। तो ये आईडी का फ़ायदा होता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, बाय।
पार्ट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आईडी अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आईडी आप कितने भी टैग के ऊपर कॉल कर सकते हो, बट अगर आपके प्रोग्राम में स्क्रिप्टिंग यूज़ हो रही है लाइक जावास्क्रिप्ट, उस केस में आईडी आपका क्लैश कर जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जब जावास्क्रिप्ट वाला टॉपिक आएगा तब हम लोग देखेंगे। अब लोग नेक्स्ट क्लास से डिज़ाइनिंग वाला पार्ट छोटा सा एक बेसिक डेमो से स्टार्ट कर सकते हैं कि इस क्लास के थ्रू स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड हो। ठीक है, तो मेरे को बेसिक से प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने डिज़ाइन का जो है पार्ट स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे बेसिक सा माइक्रो टेम्पलेट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो एक छोटा सा डेमो देखो, उससे पहले क्या करना है, div example, div stand for division tag। मॉडर्न वेब डिजाइनिंग इसी के अंदर होती है। ठीक है, अभी हम लोग इंटरनल का यूज करेंगे, बाद में एक्सटर्नल। देखो जैसे टेबल आप बनाते हो, टेबल TR-TD, देन TD-TR, टेबल आपका क्लोज होता है। डिव के केस में आपका सीधे डिव स्टार्ट होगा एंड डिव क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप इसमें क्लास कॉल करना चाहते हैं, लाइक हमने यहाँ पर मेंशन किया फॉर मेन, तो ये मेन स्ट्रक्चर ऑन करेगी क्लास। यहाँ जाएंगे, लिखेंगे फॉर हाइफन मेन। ध्यान रखना क्लास के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करेगा। हमने मेंशन किया विड्थ लाइक 800 पिक्सल्स, हाइट इज 600 पिक्सल्स। यहाँ पर लिखेंगे आउटलाइन जो कि रहेगी 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर इज डिफरेंट, एंड सेंटर लाइन करने के लिए लिखेंगे मार्जिन इज ऑटो। अब जब आप इस फाइल को रन करते हैं डिव के नाम से, तो आप देखेंगे एक आपको बॉक्स दिखाई देगा जो कि मिडिल में बन के रेडी है। इसके अब फ़ायदा क्या हुआ कि जो हम लोग इतनी सारी कहानियाँ लिखते हैं कि विड्थ, हाइट, है ना, तो ये सारे एट्रीब्यूट यहाँ आ गए ऊपर। इससे क्या होगा कि जब गूगल का एल्गो कंटेंट को रीड करने जाएगा, वो डायरेक्ट पढ़ पाएगा, वो इन सब चीज़ों में उलझेगा नहीं। समझ गए? तो इसलिए डिव स्ट्रक्चर एसईओ फ्रेंडली माना जाता है। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, दुनिया जान की प्रॉपर्टीज होंगी तो टेक्स्ट तक पहुँचने में प्रोग्रामिंग को टाइम लगता है। दूसरा, अब हमें इसके अंदर बैनर बनाना है। आपने इसको किया कॉपी, यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दें लाइक बैनर, कॉपी करेंगे, पेस्ट, ये हमारा बैनर हो गया। मार्जिन का कोई रोल नहीं रहेगा, विड्थ 800, हाइट लाइक 150 पिक्सल्स। ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश करिए, एक एरिया बन गया। फिर हमें एक बटन के लिए मेन एरिया बनाना है। हम यहाँ लिखेंगे बटन मेन, कॉपी पेस्ट। बटन की हाइट हम अप्रॉक्स 30 पिक्सल्स रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नीचे वाला एरिया बचता है उसकी बात करेंगे। हम इसको डिफाइन किया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और लास्ट में बना लेते हैं फुटर। ठीक है, चारों एरिया हमारे बन के रेडी। अब हम इसमें लाइक बटन्स बनाने हैं, तो बटन बनाने का प्रोसेस, बटन। तो हमने 5 बटन्स को डिफाइन किया, तो विड्थ कितना हो जाएगा 160,
रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र तो बटन हमारे कुछ इस तरह से आ रहे हैं, जो कि हमें एक ही रो में चाहिए, ना कि हमें अलग अलग रो में। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिव क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। जैसे पैराग्राफ एक लिखोगे दूसरा बनाओगे तो न्यू में आएगा, तो डिव बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है, यानी कि एक डिव बनेगा नेक्स्ट डिव न्यू लाइन में होगा। तो यहाँ पर इसको हैंडल कैसे करते हैं, फ्लॉट। फ्लॉट में आप डायरेक्शन लिखेंगे लेफ्ट, अब ये सब एक लाइन में आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमें नीचे वाले एरिया को कस्टमाइज़ करना है। हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में जाते हैं, हमने इसको नेम दिया लेफ्ट एंड राइट एरिया। स्पैन, इसमें स्पैन नहीं चलता, वो टेबल में होता है। कॉपी पेस्ट, तो जैसे हमने इसको डिफाइन किया 200, जैसे टेक्स्ट लेफ्ट एरिया। अगेन यहाँ भी आपने यूज़ करना है फ्लॉट, देन राइट एरिया, रिमेनिंग बचा 600, टोटल 800 है ना। तो टेबल में ये वाला पार्ट कैसे हैंडल करते हैं, नेस्टेड टेबल बना के। और यहाँ तो कितने छोटे से स्ट्रक्चर में हमने वही सेम पार्ट अचीव कर लिया अपना, है ना। तो ये ज़्यादा यूज़ में लेके आना है और इसी का ही इस्तेमाल देखोगे जितनी भी आप मॉडर्न वेबसाइट्स आज की डेट में देखते हो। तो नेक्स्ट क्लास में, या फिर जो मैंने आपको एक टेबल में माइक्रो टेम्पलेट कराया था ना, वो आप इस क्लासेस के बेसिस पर ट्राई करके देखो घर पे, अगर कर पाते हो तो। नहीं तो मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में, बट ट्राई ज़रूर करके देखना, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।